हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा GPCR। ये GPCR हमारा सेल सिग्नलिंग का ही एक पार्ट है जो कि एक रिसेप्टर का टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So before starting the session, I welcome all of you in the Learnify Adversity YouTube चैनल पे। यहाँ मैं आपके एजुकेटर मेरा नाम नेहा है और मैं यहाँ पे आपकी जूलॉजी की फैकल्टी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको करवाते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द BSc कोर्सेज, वो भी बिल्कुल फ्री। आने वाले टाइम में हम अपने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपको वो लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेरे साथ जुड़े रहिए लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है नेहा मैम लर्निफाई। आप मेरे स्कैनर को भी स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी मैं अपने YT सेशंस पे क्लासेस लेती हूँ, मैं डेली यहाँ पे आपको उसकी PDF प्रोवाइड करवाती हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं जो ड्यू टू सम रीज़न जो क्लास में सॉल्व नहीं हो पाए, अब वो मुझसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको क्विज़ और पोल्स भी डालती रहती हूँ। तो आप मेरे यूज़र नेम को यूज़ करके मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मेरा नाम पता है, आई एम नेहा, योर जूलॉजी फैकल्टी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल। जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने अपनी बैचलर कर रखी है लाइफ साइंस में और जो मेरी मास्टर्स है वो है मेरी बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। और जो मेरा रिजल्ट प्रोजेक्ट का रिसर्च प्रपोजल था वो था मैंने अल्जाइमर पे काम करा हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है GPCR के बारे में। क्या? GPCR। तो थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं, जो हमने पिछला पढ़ा है ना उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप अपने प्रीवियस क्लासेस से आज की क्लास को कोरिलेट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स के भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, ये लाइगेंड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। जो और टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग में भी मैंने यहाँ पे आपको 5 तरीके की सिग्नलिंग बताई थी। पहला कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, जिसको हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। दूसरा पैराक्राइन सिग्नलिंग। तीसरा हमने करा था ऑटोक्राइन का। फोर्थ हमने सिनेप्टिक सिग्नलिंग और फिफ्थ हमने एंडोक्राइन सिग्नलिंग करी थी। ये 5 तरह की सिग्नलिंग मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग में बताया था। जो आपके टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स थे, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होता था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा था आपका इंट्रा सेलुलर। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर था वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर था। कहाँ प्रेजेंट था? आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर था वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट था। और जो आपका इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर था वो आपका न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म या किसी ऑर्गेनेलिन के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। इंट्रासेलुलर मतलब था कि सेल के अंदर, तो सेल के अंदर वो किसी ऑर्गेनेलिन में प्रेजेंट हो सकता है, किसी साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। और जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर था वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही मिलता। अब ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर के जो एग्जाम्पल्स थे इसमें हमने 3 तरीके के देखे थे। कौन कौन सा था? फर्स्ट वन इज द आयन चैनल, जिसका पूरा नाम था आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर। सेकंड वन इज द GPCR
ठीक है। और थर्ड वन इज द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ये तीन हमने इसके बारे में, अब हमें क्या करना है, इसके बारे में वन बाय वन हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज जो हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा GPCR। तो आई होप सो कि आपने प्रीवियस क्लासेस से समझ लिया होगा कि हम कैसे कैसे किस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका GPCR है ये आपका क्या है, एक तरीके का मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है आपका, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जो कि क्या है आपका सेल सरफेस रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, वो किसकी क्लास में आता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की क्लास में आता है। ठीक है, ये आपका ना 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होने से मतलब है कि इसने आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करा है। इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा कि आपके बॉडी में ना ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के GPCRs फाइंड आउट हुए हैं। मीन्स जो आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन्स या लाइगेंड्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए 800 डिफरेंट टाइप्स के GPCR आपकी ह्यूमन सेल में फाइंड आउट हुए हैं। इसी वजह से, इतनी ज़्यादा वैरायटी होने की वजह से इसको कहा जाता है लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेप्टर की सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है। तो रिसेप्टर की सबसे लार्जेस्ट फैमिली आपकी GPCR। ठीक है, ये समझ में आया कि अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, वो हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका क्या है, एक सेल सरफेस रिसेप्टर है। सेल सरफेस रिसेप्टर है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर है और सबसे लार्जेस्ट फैमिली है सेल सरफेस रिसेप्टर की। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज द सेल सरफेस रिसेप्टर नॉन एज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। लार्जेस्ट फैमिली है सेल सरफेस रिसेप्टर की। और तीसरा कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। अभी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होने से मतलब क्या है, ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ मॉलिक्यूलर स्विच कंसिस्टिंग ऑफ GTP बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी प्रोटीन के बारे में, जो कि जी प्रोटीन भी हम आगे समझेंगे। ये देखिए, ये आपके GPCR का जो है स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको समझाते हैं। ये आपकी क्या है, ये आपके आउटर लीफलेट है और नीचे वाली आपकी इनर लीफलेट है। आउटर लीफलेट मीन्स कि ये आउटसाइड द सेल है और इनर लीफलेट मीन्स कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका इनर साइड द सेल है। इनर मीन्स ये साइटोप्लाज्म है और ये आपकी आउटसाइड द सेल है। ठीक है, अब इसे देखिए, इसने कितनी बार क्रॉस कर रखा है, कितनी बार क्रॉस करा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। इसने 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करा हुआ है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अभी ट्रांस मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स की क्लास में मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवा चुकी हूँ। ठीक है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने फॉस्फोलिपिड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको उसके कंपोनेंट्स बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, और उसमें प्रोटीन के बारे में भी मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं ना, वो प्रोटीन्स 2 तरीके के होते हैं। प्रोटीन आपके 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और सेकंड वन इज द आपका पेरिफेरल प्रोटीन। जो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो उसका है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा। ठीक है, इसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का आप दूसरा नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, और पेरिफेरल वाले का आपका दूसरा नाम होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल और इसका दूसरा नाम होता है आपका एक्सट्रिंसिक।
ठीक है। अब देखिए, इन ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसने 7 बार क्रॉस करा हुआ है। अब हमें पता है कि कोई भी एक प्रोटीन होता है तो उसके एक टर्मिनल क्या होता है, हमारा अमाइनो टर्मिनल होता है, और दूसरा टर्मिनल जो होता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है। अमाइनो टर्मिनल मीन्स एन टर्मिनल, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल मीन्स सी टर्मिनल। तो जो आपका जीपीसीआर होता है ना, उसका जो एन टर्मिनल होता है तो वो भी प्रोटीन, उसका एन टर्मिनल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और आप उसका जो सी टर्मिनल होता है वो आपका इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें ये जो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ना, ये आपके कौन से होते हैं, अल्फा हेलिक्स होते हैं। कौन से होते हैं, अल्फा हेलिक्स होते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, वो हमारे दो तरीके के होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमारा किससे बना होता है, हमारा अल्फा हेलिक्स से बना होता है। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली क्लास में कि जो प्रोटीन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करके जाते हैं, तो जितना भी उसका स्पैनिंग रीजन होगा ना, उसमें जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर वाला साइड होता है ना, ये आपका कैसा होता है, ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर वाला साइड आपका हाइड्रोफोबिक है, तो जो प्रोटीन उसे स्पैन करेंगे उनका भी नेचर वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, तभी वहाँ पे इंट्रैक्शन होगी। तो ये अल्फा हेलिक्स तो है, पर इतने एरिया में आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो आपके कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है यहाँ पे जी प्रोटीन। तो ये समझाने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ अच्छे से। देखिए, ये आपके क्या है, ये आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका है आउटसाइड, ये आपका है इनसाइड, ठीक है। ऊपर वाला आउटसाइड, नीचे वाला इनसाइड। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं आपका जीपीसीआर। तो उसका कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ऐसे ही आपका जीपीसीआर है। मैंने इसे 7 बार क्रॉस करवा दिया। यहाँ पे बाहर की तरफ आपका क्या है, बाहर की तरफ है आपका एन टर्मिनल, और अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ है आपका सी टर्मिनल, ठीक है। अब इस जीपीसीआर से ना हमारा साइटोप्लाज्मिक साइट पे एक प्रोटीन जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन ही यहाँ पे जो है जीपीसीआर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि जितनी भी डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग में कंपोनेंट्स एक्टिवेट होने वाले हैं उनको कौन एक्टिवेट करवाएगा, ये जी प्रोटीन। अगर ये जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं हुआ तो आपकी डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग एक्टिवेट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको किसको एक्टिवेट करवाना है, सबसे पहले जी प्रोटीन को एक्टिवेट करवाना होगा, तभी जाके जी प्रोटीन आपको फर्दर कंपोनेंट्स को एक्टिवेट करवाएगा। अगर आपको जी प्रोटीन ही एक्टिवेट नहीं हो तो आपकी सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी। तो जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको समझना ज़रूरी है कि वो एक्टिवेट कैसे होता है, मतलब एक्टिवेट होने का मतलब है कि वो ऑन और ऑफ कैसे होता है, वो कैसे पाथवे को रेगुलेट करता है। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। जी प्रोटीन जो आपका होता है ना, वो आपके 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा और गामा। क्या बोला मैंने आपका, जी प्रोटीन जो होता है वो आपका 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक ये और एक ये, 3 सब यूनिट है। कौन सी, ये आपकी होगी गामा, ये आपकी होगी अल्फा, ये होगी आपकी बीटा।
यहाँ पे जो आपकी अल्फा और गामा सब यूनिट होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है आपकी अल्फा और गामा सब यूनिट। और जो आपकी बीटा सब यूनिट होती है ना, ये अल्फा और गामा के बीच में अटैच होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होती। आप इसमें साफ साफ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही क्या नाम है, कोई लाइगेंट आया, मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे आपका क्या आया, जीपीसीआर के पास एक ये जो और पिंक कलर का मैं बना रही हूँ, ये आपके लाइगेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या है, लाइगेंट्स। यहाँ पे लाइगेंड्स है, इसने आके ये रिसेप्टर से बाइंड करा। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद आपका रिसेप्टर क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। जैसे ही आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, उसने आके आपके जी प्रोटीन को एक्टिवेट करवा दिया। आपका जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद आपकी जो अल्फा सब यूनिट है वो बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो जाती है। क्या बोला मैंने, आपकी जो अल्फा सब यूनिट है, ये आपकी अल्फा सब यूनिट है, ये आपकी बीटा और ये आपकी गामा, ये आपकी अल्फा बीटा गामा, ये अलग हो जाती है। कब हुई अलग, जब आपका ये जी प्रोटीन आपका एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने का सिंबल ऐसे, ये चमक रहा है मतलब एक्टिवेट हो गया। ये यहाँ पे ऐसे चमक रहा है, ये भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ये दोनों एक्टिवेट हो गए और अलग हो गए। अब ये अल्फा जो है ना, अल्फा जी प्रोटीन, वो आपका अब डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको एक्टिवेट करवाने का काम क्या करेगा, अल्फा जी अल्फा। और जो आपका बीटा और गामा है वो भी किसी ना सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करने का काम करता है। तब ये दोनों क्या मिलकर करेंगे, दोनों अब जाके किसी ना किसी सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग में, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि जी प्रोटीन है क्या और ये कैसे एक्टिवेट होता है। तो चलिए, मैंने क्या क्या बताया आपको जी प्रोटीन के बारे में, उसका एक ओवरव्यू अबाउट जी प्रोटीन। सबसे पहले ये कैसा है, हेट्रोट्राइमेरिक, हेट्रोट्राइमेरिक। हेट्रोट्राइमेरिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना है और वो जो तीनों सब यूनिट्स है ना, वो तीनों सब यूनिट्स अलग अलग है। अगर तीनों सब यूनिट एक ही होती तो हम इसे कहते हैं होमोट्राइमेरिक, पर तीनों सब यूनिट्स अलग है, दैट्स वाई वी कॉल इट हेट्रोट्राइमेरिक, ठीक है। अब हेट्रोट्राइमेरिक है, कौन कौन से सब यूनिट्स थे इसमें, कौन कौन सी सब यूनिट थी, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। आपकी जो अल्फा सब यूनिट थी वो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पे प्लाज्मा पीएम से लिख रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड। और इसी अल्फा सब यूनिट के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, जीटीपीएस की एक्टिविटी होती है। ये जीटीपीएस की एक्टिविटी क्या है ये भी हम आपको आगे समझाएंगे और आपको आगे समझ में आएगा, जीटीपीएस एक्टिविटी, ठीक है। और जो आपकी गामा सब यूनिट है वो भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होती है, पर इसके पास कोई जीटीपीएस एक्टिविटी नहीं होती। समझ में आया, हेट्रोट्राइमेरिक, अल्फा बीटा गामा, अल्फा के पास क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जीटीपीएस की एक्टिविटी होती है, और गामा के पास भी जो वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब देखिए, अबाउट जी प्रोटीन। G protein also known as guanine nucleotide binding protein। guanine nucleotide binding protein क्यों बोला मैंने इसे,
क्योंकि आपका जो जी प्रोटीन है ना वो आपका जीटीपी और जीडीपी दोनों के साथ बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड मीन्स जीटीपी एंड जीडीपी, इन दोनों के साथ ही बाइंड करने की कैपेबिलिटी होती है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि आपका जो जी प्रोटीन है वो आपका क्या है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर स्विच है। मॉलिक्यूलर स्विच का मतलब कि यही जी प्रोटीन के पास कैपेबिलिटी होती है कि आपका जो पाथवे है वो ऑन रहेगा या फिर आपका पाथवे ऑफ रहेगा। अगर आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट है तो वो आपके पाथवे को ऑन करवा देगा, और अगर आपका जी प्रोटीन इनएक्टिवेट है तो वो आपके पाथवे को ऑफ करवा देगा। तो यहाँ पे वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक स्विच की तरह। दैट्स वाई हम इसे कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, एंड आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ अ सेल टू द इंटीरियर। और ये क्या काम करता है कि जो बाहर सिग्नल आया है उसे सेल के अंदर पहुंचाने का काम ये जी प्रोटीन करता है। अब जी प्रोटीन क्या है, एक लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम के कॉल्ड जीटीपीएस। जी प्रोटीन के पास कैसी एक्टिविटी बताई थी मैंने, उसके अल्फा सब यूनिट के पास जीटीपीएस की एक्टिविटी, और एक बहुत ही लार्जर फैमिली है जीटीपीएस की। G protein are specialized protein with the ability to bind the guanine nucleotide triphosphate and guanine nucleotide diphosphate। अब ये कैसे बाइंड करता है आइए ये देखते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, हाँ, इसमें ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये आपका क्या है, ये आपका है जीपीसीआर। ठीक है, इसी जीपीसीआर से आपका क्या बाइंड है, ये आपका जीपीसीआर से आपका जी प्रोटीन बाइंड है, जी प्रोटीन। ठीक है, अब ये जी प्रोटीन आपका भी कैसे स्टेट में है, आपका इनएक्टिव स्टेट में है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपका जी प्रोटीन जीडीपी के साथ बाइंड है तो वो कैसा रहेगा, वो आपका रहेगा इनएक्टिव। ठीक है, और अगर आपका जी प्रोटीन जीटीपी के साथ बाइंड है तो वो आपका कैसा रहेगा, एक्टिव। और यहाँ पे जी प्रोटीन में उसके कौन से सब यूनिट जीडीपी और जीटीपी के साथ बाइंड करेगी, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे वो सब यूनिट है जी अल्फा। कौन से सब यूनिट है आपकी, जी अल्फा, यहाँ पे जी अल्फा और यहाँ पे जी अल्फा। मीन्स जी अल्फा अगर जीडीपी के साथ बाइंड है तो वो इनएक्टिव रहेगा, और जी अल्फा अगर आपका जीटीपी के साथ बाइंड है तो वो आपका एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे अभी आपका देखिए ये अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा सब यूनिट है, ये वाली गामा सब आई मीन ये वाली बीटा और ये वाली गामा सब यूनिट है। अब यहाँ पे आपकी जी अल्फा किसके साथ बाइंड है, जीटीपी जीडीपी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करिए लाइगेंड आया, ये आपका क्या है, ये आपका है लाइगेंड। ये आया, ये रिसेप्टर से बाइंड हुआ, इसने आपके रिसेप्टर को क्या करा, इसने आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। जैसे आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या करा, उसने जाके जी प्रोटीन को एक्टिवेट करा। अब यहाँ पे ये भी इनएक्टिव था, ये किस स्टेट में था अभी, इनएक्टिव। जैसे रिसेप्टर ने से एक्टिवेट करा तो क्या हुआ, जी अल्फा किसके साथ बाइंड हो गया, जीटीपी के साथ। तो जब जीटीपी के साथ बाइंड हो तो वो एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही एक्टिवेट हुआ इसने बीटा और गामा सब यूनिट से डिटैच्ड हो गया, और बीटा और गामा सब यूनिट जुड़कर और जी अल्फा अलग हो गया, और फिर जाके ये दोनों अलग अलग सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी इनके अब जो इनका अगला पाथवे होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो इतना समझ में आया कि कैसे एक्टिवेट हुआ, किस वजह से एक्टिवेट हुआ। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम्स किस वजह से एक्टिवेट होते हैं, कौन से एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बताइए आपको इतना समझ में आया, अगर आपको इतना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले वाले बाद में, हाँ ये देखिए इसमें आपका ये दे रखा है कि जो आपका जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट
और इनएक्टिवेट कैसे होता है, मतलब कौन से एंजाइम्स आके इसे एक्टिवेट करते हैं, कौन से एंजाइम आके इसे इनएक्टिवेट करते हैं, ये बता रखा है। ये आपको सबसे ऊपर डायग्राम दिख रहा है, तो देखिए ये आपका जी प्रोटीन है। कौन सा? जी प्रोटीन। अब जी प्रोटीन में भी कौन सा है? ये आपका जी अल्फा है। जी अल्फा, जी अल्फा आपका किसके साथ बाइंड है? जी अल्फा आपका जीडीपी के साथ बाइंड है। जब आपका रिसेप्टर होता है ना, यहाँ पे जब आपका जीपीसीआर होता है, वही यहाँ पे एक किसकी तरह काम करते हैं? जीईएफ। पहले जीईएफ, जीईएफ की फुल फॉर्म है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये आपके किसके फुल फॉर्म है? जीईएफ की। ये जब जीईएफ जो होता है ना आपका जीडीपी के साथ बाइंड हुआ, तो वो किस में कन्वर्ट करवा देगा? आपका जीटीपी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का एक्सचेंज करवा देगा, एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करवा देगा, तो जीटीपी। अब ये जीटीपी क्या हो गया? आपका जी अल्फा जीटीपी के साथ बाइंड है, तो ये एक्टिवेट हो गया। तो ये आगे चल के ना किसी दूसरे जो कंपोनेंट है हमारे सिग्नलिंग में, कोई दूसरा जो कंपोनेंट है उसे एक्टिवेट करवाएगा। क्योंकि हमें पता है कि मान लीजिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसे न्यूक्लियस में कोई काम है, तो बाहर से जो लाइगेंट आएगा वो पहले यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कोई प्रोटीन होगा, फिर ऐसे 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 एक एक करके तो हमारी क्या होती है, पूरा सिग्नलिंग कैस्केड चलता है ना। तो क्या हो गया? सपोज कर लीजिए ये आपका यहाँ पे जी अल्फा था, इसने आगे चलकर कोई और प्रोटीन एक्टिवेट करवाया, उसने आगे चल के आपको कोई और प्रोटीन एक्टिवेट करवाया, तो ऐसी पूरी डाउनस्ट्रीमिंग सिग्नलिंग चलती आती है। तो यहीं पर है कि जब आपका जी अल्फा एक्टिवेट होगा तो वो अपने अगले वाले कंपोनेंट को, अपने अगले वाले कंपाउंड को एक्टिवेट करवाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको कोई हार्मोन हो सकता है, आपको कोई एंजाइम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और इसी की वो किस इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता है आगे चलकर, इसी के बिहाफ पे जो आपके जीपीसीआर होते हैं ना, वो अलग अलग सिग्नलिंग पाथवे में चले जाते हैं। दैट्स वाई इसके 800 से ज़्यादा फैमिलीज मिलती है। तो समझ में आया क्यों मिलती है इसकी 800 से ज़्यादा फैमिली? आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए जब आपका जी अल्फा एक्टिवेट हुआ तो उसने आगे जाके किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करवा दिया। अब वापस से तो जी अल्फा को अब इनएक्टिवेट होना पड़ेगा, ताकि अब कोई नया लाइगेंट आएगा, नया वो सिग्नल लेकर आएगा, तो वो दोबारा से उस इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करवाएगा। तो एक्टिवेट करवाने के बाद इनएक्टिवेट करवाने में क्या काम आता है? आपका गैप। इस गैप की फुल फॉर्म है आपकी जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। क्या फुल फॉर्म है? जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो आपके जीटीपीएस को एक्टिवेट करवा दे। जहाँ भी एज लग जाए ना पीछे, वो हमारा क्या होता है? एक एंजाइम होता है। अब यहाँ पे जीटीपीएस है, मीन्स वो जीटीपी में से एक क्या कहते हैं, फॉस्फेट को हटाकर उसे जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जीटीपी में 3 फॉस्फेट थे और यहाँ पे जीडीपी में 2 ही फॉस्फेट है। एक फॉस्फेट क्या करा, इस जीटीपीएस ने रिमूव करवा दिया, जो पीआई के फॉर्म में निकला है, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमारा इनएक्टिवेट के काम, यहाँ जब हमारा क्या नाम है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होना था तो वहाँ पे हमारा जीईएफ काम कर रहा था, और जब हमारा प्रोटीन इनएक्टिवेट होना था तो वहाँ पे हमारा गैप काम कर रहा था। तो अब यहाँ पे जीईएफ क्या कौन है, आइए देखते हैं। पहले तो दिस प्रोटीन स्विच बिटवीन एन ऑन सिग्नलिंग स्टेट व्हेन जीटीपी इज बाउंड एंड ऑफ स्टेट व्हेन जीडीपी इज बाउंड। जब जीटीपी बाउंड होता है तो ये एक्टिवेट होता है, जब जीडीपी बाउंड होता है तो ये इनएक्टिवेट होता है। इन द ऑन स्टेट they usually intrinsic GTPase activity and shut themselves off by hydrolyzing the bound GTP to GDP। ये वाला इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? मेरे टाइम पे CSR में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जी प्रोटीन है वो अपने आप को कैसे इनएक्टिवेट करता है।
तो अपने आप को खुद हाइड्रोलाइज करके इनएक्टिवेट करते हुए, और वहाँ पे हाइड्रोलाइज किसकी मदद से होता है, गैप की मदद से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो बाय हाइड्रोलाइजिंग देयर बाउंड जीटीपी टू जीडीपी, अपने जो जीटीपी बाउंड है उसको हाइड्रोलाइज करके वो जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से वो अपने आप को इनएक्टिवेट करता है। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, दो तरीके की जीटीपी बाइंडिंग होते हैं। एक तो हमारा जो हैगा लार्ज ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम जी प्रोटीन ही कहते हैं। ट्राइमेरिक मीन्स यहाँ पे 3 सब यूनिट होती है। और ऐसे ही एक जी प्रोटीन और भी होते हैं जो कि हमारे स्मॉल मोनोमेरिक जीटीपीज होते हैं। ये स्मॉल मोनोमेरिक जो जीटीपीज होते हैं आपके एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में, इसकी एक पूरी फैमिली आएगी, तो हम इसमें इसे वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो कि इसे ऑन और ऑफ स्टेट में करवाते हैं। वो स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से बताया मैंने आपको, जीईएफ और आपका गैप। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला एक्शन इसका समझ में आया होगा कि ये ऑन कैसे होता है, ये ऑफ कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको क्या समझाना चाह रहा है, दिख रहा है? हाँ, इस डायग्राम में आपको क्या समझाना चाह रहा है, इस डायग्राम में ये है कि ये आपका जीपीसीआर है और इस जीपीसीआर से जुड़ा है ये आपका जी प्रोटीन। जैसे ही कोई लाइगेंड आया, इसने आके क्या करा, आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाया। रिसेप्टर के एक्टिवेट होते इसने क्या करा, जी प्रोटीन, रिसेप्टर ने किसको एक्टिवेट करा, जी प्रोटीन को। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो आपका जीईएफ था ना, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जीईएफ की वजह से ही आपका क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है। यहाँ पे जीईएफ का काम कौन करता है, यहाँ पे आपके जीईएफ का काम आपका खुद का रिसेप्टर करता है। मीन्स जो आपका जीपीसीआर है वो ही काम करते हैं जीईएफ की तरह। जीपीसीआर एक्ट लाइक अ जीईएफ, जीपीसीआर आपका जीईएफ की तरह एक्ट करता है। तो अब कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जीईएफ का काम कौन करता है, तो आपका खुद का जीपीसीआर जीईएफ की तरह काम करता है। ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, उसने क्या करा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करवाया। जी प्रोटीन के एक्टिवेट होते क्या होगा, जी अल्फा अलग हो जाएगा और बीटा और गामा अलग हो जाएगा। अब आपकी जो जी अल्फा है आपका क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। इस जी अल्फा ने क्या करवाया, इस जी अल्फा ने आपका अगला जाके एडिनाइल साइक्लेज, क्या बोला, एडिनाइल साइक्लेज। ये एडिनाइल साइक्लेज क्या है, ये एक है एंजाइम। क्या है ये, एक एंजाइम है। इस एंजाइम को एक्टिवेट करवाया आपका किसने, जी अल्फा ने। जब जी अल्फा ने आपका एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाया तो आपके सेल में जो एटीपीज होते हैं ना, जो आपके सेल के अंदर एटीपीज है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, सीएमपी में। किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, सीएमपी में। और ये सीएमपी अब फर्दर डाउनस्ट्रीमिंग सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। डाउनस्ट्रीमिंग सिग्नलिंग में कौन जाएगा आपका, सीएमपी। यही आपका न्यूक्लियस में जाकर, आपके न्यूक्लियस में जिसको भी एक्टिवेट करवाना है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसके लिए आया है उसको एक्टिवेट करवाएगा। तो देखो यहाँ पर कितने कंपोनेंट आए। पहला आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जी प्रोटीन फिर अब उसके सब यूनिट्स डिटैच्ड हुई, आपका जी अल्फा एक्टिवेट हुआ। जी अल्फा ने आपका क्या करा, एक एंजाइम एक्टिवेट करवाया, जो एंजाइम आपका था एडिनाइल साइक्लेज। फिर उस एडिनाइल साइक्लेज ने आपको क्या करा, आपके सेल के अंदर जो एटीपीज थे उसको सीएमपी में कन्वर्ट करवाया। सीएमपी अब क्या करेगा, ये फर्दर डाउनस्ट्रीमिंग सिग्नलिंग में जाएगा। अब यहाँ पे जो ये क्या है, आपका एडिनाइल साइक्लेज क्या था, मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड में आपको बताया था कि जब का जी अल्फा होता है वो आपके इफेक्टर बायोलॉजिकल प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाता है। तो यहाँ पे जो आपका एडिनाइल साइक्लेज है वो आपका ऐसे ही एक इफेक्टर प्रोटीन है। जरूरी नहीं है कि हर सिग्नलिंग पाथवे में जो भी जीपीसीआर के थ्रू हो वहाँ पे हर बार आपका एडिनाइल साइक्लेज हो। ये अलग एक पाथवे बनता है, क्योंकि जीपीसीआर के भी मैं आपको बताऊंगी कि जीपीसीआर के बहुत सारे पाथवे हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में हम उसे भी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, तो उन सबको पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि कैसे कैसे क्या किसने एक्टिवेट करवाया है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन प्रमोट द इंटरेक्शन ऑफ रिसेप्टर विद द जी प्रोटीन। जैसे ही हार्मोन की बाइंडिंग हुई, आपका उसने क्या एक्टिवेट करवा दिया, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करवा दिया। द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन सब यूनिट, जो कि है आपका अल्फा सब यूनिट, देन डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट एडेनाइल साइक्लेज विच कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू सीएमपी। ये वही बात लिखी है नीचे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमने कर लिया था कि जी प्रोटीन और उसका एक्शन कैसे होता है। अब देखिए, जीपीसीआर किस किस के लिए रिसेप्टर का काम करता है। में से जितने भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, सारे एग्जांपल्स आपके लाइगेंड्स के हैं। आपके लाइगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, प्रोटीन, न्यूरोपेप्टाइड, हार्मोन, स्मॉल पेप्टाइड्स, इम्यून सेल, डिजीज फैक्टर, एड्रेनलिन, स्मेल, लाइट, टेस्ट, साइट, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। इतने सारे आपके लाइगेंड्स हैं जिनके लिए, इन सब के लिए क्या, इन सब के लिए आपका जीपीसीआर किसकी तरह काम करता है? आपका जीपीसीआर एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो देखिए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा चीज़ों के लिए आपका रिसेप्टर क्या है? आपका रिसेप्टर जो है जीपीसीआर है। एक्सक्यूज मी। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल्स थे? सारे आपके लाइगेंड्स के एग्जाम्पल्स थे। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे सिग्नलिंग होती है। मैं तब से बोलती आ रही हूँ कि सबसे पहले आपका क्या करेगा, लाइगेंड आके बाइंड करेगा, लाइगेंड के बाइंड के बाद आपकी जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, फिर आपका उसके बाद इफेक्टर एक्टिवेशन होगा। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझते हैं, इसका भी एक समरी बनाते हैं ताकि वहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, चीज़ें आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में होंगी। सबसे पहले आपका क्या आया? लाइगेंड। लाइगेंड कोई सा भी हो सकता है, जो भी मैंने भी आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए उनमें से लाइगेंड्स आया। किसकी तरह काम करा उसने? बाइंड टू रिसेप्टर। उसने किससे बाइंड करा? आपके रिसेप्टर से। रिसेप्टर की बाइंडिंग के बाद आपका रिसेप्टर हुआ एक्टिवेट। अब रिसेप्टर आपको किसकी तरह काम करेगा? जीईएफ की तरह। रिसेप्टर फंक्शन एज जीईएफ। जीईएफ की तरह ये फंक्शन करेगा। जीईएफ की तरह फंक्शन करने के बाद ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये आपके करेगा एक्टिवेट जी अल्फा को। जी प्रोटीन एक्टिवेट। अब इस जी प्रोटीन में एक्टिवेट क्या होगा? आपका जी अल्फा भी एक्टिवेट होगा और बीटा और गामा भी एक्टिवेट होगा, बट वो दोनों सब यूनिट्स जो होंगे अलग अलग हो जाएंगी। क्या होगा यहाँ पे? जी अल्फा, जी बीटा और गामा, ये दोनों अलग अलग एक्टिवेट होंगी। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या होगा? अब ये जो आपका जी अल्फा एक्टिवेट हुआ है, कौन? ये आपका जी अल्फा है। ये जाके आगे कोई इफेक्टर प्रोटीन होगा, एक्टिवेट इफेक्टर प्रोटीन। आपके जो इफेक्टर प्रोटीन होगा उसको क्या, कौन एक्टिवेट कराएगा? आपका जी अल्फा आपका इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा। यहाँ पे जो आपका इफेक्टर प्रोटीन है वो कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई हार्मोन भी हो सकता है, कोई लिपिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी अ हार्मोन, इट मे बी अ एंजाइम,
इट मे बी अ प्रोटीन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही इफेक्टर प्रोटीन को इसने एक्टिवेट करवा दिया तो अब इसे क्या होना है, वापस से इसे शट डाउन जाना है, मतलब इनएक्टिवेट होना है इन जी अल्फा को। जी अल्फा इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट कैसे होगा, इनएक्टिवेट होगा बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ गैप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गैप क्या करेगा, गैप आपका क्या काम करेगा, गैप आपका करवा देगा हाइड्रोलाइज ऑफ जीटीपी टू जीडीपी। कैसे ये होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाएगा गैप आपका जीटीपी से जीडीपी में, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ये जो क्या कहते हैं जी अल्फा है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, और फिर से ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। फिर से कोई लाइगेंट आएगा, फिर से रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर से वो जीएफ की तरह फंक्शन करेगा, और ये फर्दर डाउनस्ट्रीमिंग सिग्नलिंग ऐसे ही चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि जो आपका जीपीसीआर होता है उसमें जी प्रोटीन एक्टिवेट कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने आगे लेक्चर की तरफ। ये देखिए, ये भी उसी का डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हाँ, ये आपका जी प्रोटीन के एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन का डायग्राम है। आउटसाइड द सेल रिसेप्टर है, जी प्रोटीन है। सबसे पहले रिसेप्टर है, यहाँ पे आपको जो जी प्रोटीन है ये आपका इनएक्टिवेट, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी बाउंड है। जैसे यहाँ पे कोई हार्मोन आया होगा, किसी भी लाइगेंड के बाइंडिंग हुई होगी रिसेप्टर से, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि हार्मोन आके बाइंड करा, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट करवाया, जीडीपी लगा दिया, ठीक है। अभी जी प्रोटीन जो एक्टिवेट हुआ है वो अलग हो गया, जी प्रोटीन अलग, जी अल्फा अलग हो गया, बीटा और गामा अलग हो गया। अभी दोनों ही अपने डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग में जाएंगे, ठीक है, और फिर वापस से जब इनका काम हो जाएगा, इनको वापस से इनएक्टिवेट होना होगा, तो इनएक्टिवेट में क्या होगा, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, और वापस से इनएक्टिवेट होकर वापस से इसी फॉर्म में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम में यही था जो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ करवा चुकी हूँ। अब ये देखिए, जब मैं आपको जी अल्फा कह रही हूँ, उस जी अल्फा के भी ना बहुत सारे, मतलब ऐसे कह सकते हैं टाइप्स होते हैं। आपके जी अल्फा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपका एक स्टिमुलेटरी होगा, इनहिबिटरी होगा, जी क्यू होता है, जी टी होता है। जो आपका जी एस होता है मीन्स जी अल्फा स्टिमुलेटरी, वो आपके आगे की जो भी सिग्नलिंग होगी डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग, उसमें वो उसे स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, इन्हेंस करेगा, ठीक है। और जो आपका जी आई होगा, उसमें जो आगे डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग होगी जी आई के थ्रू, वो डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नलिंग वो इनहिबिट हो जाएगी, तो वो आगे वो काम नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब जी एस होगा ना, तो जी एस में जो सिग्नलिंग पाथवे होगा उसमें इंक्रीज आएगा, जी आई के केस में जो सिग्नलिंग पाथवे होगा उसमें डिक्रीज आएगा। ऐसे आपका जी क्यू और जी टी, ऐसे दो तरीके की जी अल्फा और भी होते हैं जो और भी सिग्नलिंग पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। इसके कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवे, इसके बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवे, आइए उसकी एक लिस्ट में आपको दिखाती हूँ बना के, और हमें उसी सिग्नलिंग पाथवे को 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो देखिए जीपीसीआर के बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवे, जीपीसीआर involved in many signaling pathway. First is the CAMP pathway. Second one is the IP3 DAG pathway. Third one is the cholera toxin pathway. Cholera toxin pathway.
फोर्थ वन इज द रोडोप्सिन पाथवे, रोडोप्सिन pathway. Fifth one is the NO, nitric oxide pathway, nitric oxide pathway. इसके इतने सारे पाथवेज हैं, ये तो मैंने आपको कुछ ही बताए हैं, और भी तरीके के पाथवेज होते हैं। तो इन सारे पाथवेज में आपका जीपीसीआर आपका क्या करते हैं, एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। अगर आपको इन सारे पाथवे को डिटेल्ड में देखना है तो मैं इनकी एक पूरे डिटेल में 1 बाय 1 करके वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे साथ लाइव जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने आगे सेशंस की तरफ। ये मैंने आपको जीपीसीआर का स्ट्रक्चर और फंक्शन और डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे काम करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम इसके पाथवेज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके आगे के पाथवेज जानने हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको इसके आगे की सिग्नलिंग 1 बाय 1 करके पढ़वाऊँगी, ठीक है। तो बी हैप्पी, बी रेडी, थैंक यू सो मच।